ओके जी, तो कल हमने ऑपरेटिंग लीज को देखा था और मैंने आपको एक बेसिक सा सवाल करने के लिए दिया था पास पेपर का, क्या वो हो गया? अच्छा, रात को गए सुबह आ गए। चलें जी, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं वही वाला सवाल जो मैंने आपको दिया था वो फ्रेंच वनीला वाला था ना, ये वाला, तो मुझे जल्दी से इसको 5 मिनट में करके दिखाएं। ये ऑपरेटिंग लीज का सवाल था, जल्दी से। और हम ये कंक्लूड कर चुके थे कि ये लीज लेसर के लिए कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज है। और लेसी के लिए तो हमेशा ही फाइनेंस। लेसी की अकाउंटिंग हम कर चुके थे, इसमें किसकी बाकी है? लेसर की। हाँ जी, शहीद, एमन, आयशा, ये हो गया था सवाल। इब्राहिम, ओके ओके एमन, सही है। आई डोंट, सब कैसे थके थके से आ रहे हो ना संडे को, फुल नींद में। सोने का दिन होता ना तुम लोगों के। हाँ, वालेकुम सलाम हसीब। ये हो गया था सवाल कल। चलें, गुड। एक ही साल की एंट्री बनानी थी इसमें। एवरेज रेंटल कितना निकाला है इसमें आप लोगों ने? अभी देखते हैं। अगर मैं ये देखूं कि एवरेज रेंट इनकम जो हमने निकाली थी इस वाले में, तो हमने ये कहा था कि भाई इसमें लीज कितने सालों की है? 2.5 ईयर्स की, इसमें से 2 पीरियड आई थिंक रेंट फ्री हैं। तो आपने कहा, आपने यहाँ पे सिंपली 2.5 को मल्टीप्लाई किया, रेंट कितना है? 12 है। अच्छा भाई, तो मुझे बताओ, ये 2.5 ईयर्स तो टोटल है ना। अब पहले तो हम पीरियड निकाल लेते हैं। मैंने कहा 2.5 को अगर मैं क्वार्टर है, ये 10 आ गया, इसमें से 2 आपने, तो 8 पीरियड्स आ गए। अच्छा, आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो कितना आ गया? 3 से इसलिए किया ना क्योंकि 2.5 सालों की लीज है और क्वार्टरली है। ओ सॉरी, अच्छा रिजल्टिंग आंसर 10 ही है ना। ओके, 8 आ गया आपके पास, 12 आ गया, कितना आ गया जल्दी बताओ? 96। अच्छा, 96 को मैं स्प्रेड करूंगा 10 पीरियड्स पे, तो ये आ गया एवरेज 9.6 पर पीरियड। अच्छा, अब इससे हुआ क्या है, जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होने वाले रेंटल थे उसका एक एक हिस्सा यहाँ पे आ गया है, और रिसीव कब होगा? बाद में। अच्छा, इसके अलावा तो आई थिंक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी इंस्टॉलेशन की चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें किसने बियर की हैं? लेसी ने। तो हमने ये कहा, इधर हम सबसे पहले अगर Q1 की एंट्री बनाएं, और Q1 इसका कहाँ से कहाँ तक है? तो आपने कहा पहली फेब में एंटर हुआ है लीज एग्रीमेंट में, पहली मार्च से शुरू हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई। तो आपने पहली एंट्री बनाई होगी 30 मई को, 31 मई को बल्कि। आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी रेंट, रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम
क्रेडिट कितने से, 9.6 से, ये बनाई होगी। अच्छा फिर आप आ गए Q2 पे, तो ये आ गया जून जुलाई अगस्त। रेंट रिसीवेबल डेबिट 9.6 से और रेंट इनकम क्रेडिट 9.6 से। 30 कैश आएगा कितने का, 12 का। रेंट इनकम रेंट रिसीवेबल कितना, 2.4, और 31 दिसंबर पे आपने रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम, आप यूँ करेंगे ना, 9.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 3.2। बस ये करना था इसमें, मतलब दिस इज़ एज सिंपल एज कि ऑपरेटिंग लीज में सीधा सीधा हिसाब किताब है। क्लैरिटी है, पक्की बात है ऑनलाइन लोग, प्लीज़ बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? ये आपको आना चाहिए था, बिल्कुल बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक। 28 फेब की बना लें, पर रिक्वायर्ड नहीं है वैसे जानूँ। चलो 28 फेब की बना लेते हैं, आ जाओ जी। 28 फेब 2020। आप पहले 2 महीने का अक्रूवल बुक करें ना, 7 भी कर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अब हम इजी करने के लिए 9.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 6.4। सिंपल। अभी आप एक काम करेंगे, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल। अच्छा डेप्रिशिएट हम बिल्कुल करेंगे, पर इसमें इसकी ये जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो ये दी हुई है, यूज़फुल लाइफ ये दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू ये दी हुई है, बिल्कुल करेंगे। तो हमने कहा एक और एंट्री बनाएंगे, 31 दिसंबर पे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा कॉस्ट ऑफ पीपी कितनी थी, क्या रेजिडुअल वैल्यू ये कंसिडर करेगा? यस, डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स लाइफ है। नहीं, पर ये खरीदा कब इसने एसेट? जनवरी 1 परचेज अ मशीन, तो भाई सीधी सी बात है, ये पूरा साल की बात है। कितना आ गया ये? 23। ये आ गया हिसाब किताब। थैंक यू यार, खाली वो बोतल देख लियो पानी की ना, अंदर ही पड़ी है। हाँ जी, तो पहले बताओ ये ऑपरेटिंग लीज आसान है? चलें जी, गुड हो गया। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाते हैं और अब हम एक थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। प्लीज़ सुनिएगा, बड़ी अहम चीज़ है ये। आप अपने पास हेडिंग डालेंगे, व्हाट डज इट मीन बाय लीज। व्हाट डज इट मीन बाय लीज। हमने कहा लीज का असल मतलब क्या है वो देख रहे हैं। तो सर इतने टाइम से जो हमने किया था भाई, वो किया था, उसको आज प्रूफ करना है। हमने कहा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय लीज। क्या? नहीं है प्रैक्टिकली, पर वही चीज़ जो हमने आज तक की है उसको मुझे अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करना है, यही है। सही है, तो ये नहीं कहेंगे हम कभी भी FAR 2 के पेपर में कि थ्योरेटिकल है, ना कि ऑडिट के पेपर में है प्रैक्टिकल, पर उसकी एप्लीकेशन सिखा चुका हूँ, उसको रीड करना सिखाऊंगा। सही है जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा ऑनलाइन वालों यहाँ पे, क्योंकि उसका दिमाग घूमता है, वो कभी भी ऐसे सवाल उठ के पूछ लेता है, तो हमें उस चीज़ को केटर करना है। प्लीज़ इधर फोकस रखिएगा। मैंने कहा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लीज छुपा हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा? वापस, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लीज छुपा हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो ये पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट खुद लीज हो सकता है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज।
कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो खुद एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो, या तो उसके अंदर लीज छुपा हुआ होगा, या आपको कैसे पता लगेगा? इफ कॉन्ट्रैक्ट कन्वे करता है राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। अच्छा, अब एक एक करके मैं यहां पे बताता हूं। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? राइट टू कंट्रोल। मैं यहां पे नंबर 1 लिख रहा हूं रेड से, राइट टू कंट्रोल। और दूसरी चीज देखो, आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर। कुछ याद आ रहा है? ये मैंने पहली क्लास में कराई थी, याद आ रहा है? पहली क्लास में कराई थी। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में फॉर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट फॉर स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन, याद आ रहा है? ये वही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो यहां लिखी हुई है। अच्छा, अब वो कह रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज छुपी हुई होगी जब आप देखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूं स्पेसिफाइड एसेट का, साथ साथ कंट्रोल दे रहा हूं स्पेसिफाइड। देखो, राइट टू कंट्रोल देख रहा हूं आइडेंटिफाइड एसेट का। यानी अगर मैं ये सोचूं कि आज के बाद, अच्छा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, राइट ट्रांसफर हो रहा है, तो आज के बाद अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखें और उसमें ये लिखा हो कि आप इस एसेट को अपनी मर्जी से चला सकते हैं और ये वो एसेट है, तो एसेट आइडेंटिफाइड है और कंट्रोल भी सामने वाले के पास है, पर ओनरशिप ट्रांसफर देखो लिखा हुआ राइट टू कंट्रोल। अब इसको और खोलते हैं, पहले मैंने कंट्रोल को तो हटा दो, पहले आइडेंटिफाइड एसेट की बात कर लेते हैं। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों, तो फोकस होकर सुननी है, क्योंकि इसमें अगर एग्जामिनर का, देखो एग्जामिनर आज तक वो प्रैक्टिकल पूछ रहा है, किसी दिन दिमाग घूमेगा, बोलेगा ये पढ़ो ये कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ लीज है या नहीं है, तो उस दिन फंस जाओगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन है ये आज की। सुने, मैंने कहा एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि यार मैं एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, समझने की बात है, तो होता ये था कि वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप एक कंपनी दे रही थी उनकी वैन्स में, उनकी वैन्स में। ऑनलाइन वाले पहले बताओ बात समझ आ रही है? पिक एंड ड्रॉप एक कंपनी दे रही थी उनकी वैन्स के अंदर। अच्छा, अब क्लाइंट ने क्या किया हुआ था, उसकी अकाउंटिंग लीज वाली अकाउंटिंग की हुई थी। कौन सी अकाउंटिंग? लीज वाली अकाउंटिंग। पहले बताओ बात समझ आ रही है? चलिए जी आगे। लीज अकाउंटिंग वैन सामने वाले की थी, पिक एंड ड्रॉप वाले की थी। अच्छा, मैंने कहा कि यार आपने लीज अकाउंटिंग क्यों की हुई है? वापस से कहानी क्या है, एक क्लाइंट है मेरा, उसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है, एक दूसरा बंदा है जिसकी कार है, इनको क्या मिला हुआ था? उसका राइट मिला हुआ था। एसेट आइडेंटिफाइड वो कह रहे थे, एसेट आइडेंटिफाइड वो कह रहे थे ये एसेट है, आइडेंटिफाइड है, ये रहा एसेट, क्योंकि मेरे लोग इसमें आते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें आते हैं, इसमें जाते हैं। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, सोच के, आपने उसको लीज बनाया हुआ है, क्या आपका इस एसेट पे कंट्रोल है? पहला क्या है? राइट टू कंट्रोल। उसने कहा कि हाँ यार, मतलब ये तो हम बोलते हैं तो बंदे को उठा के यहाँ से लेके आता है। मैंने कहा नहीं, आप नहीं समझे, जब ये एसेट आइडल पड़ा हुआ होता है तब भी आपकी मर्जी से पड़ा हुआ होता है या ये कहीं और घूम रही होती है वैन? उसने बोला कहीं और घूम रही होती है वैन। मैंने कहा आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो बोला आइडेंटिफाइड एसेट तो है ना? मैंने कहा दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा, मैंने कहा आइडेंटिफाइड एसेट भी नहीं है, अभी आपको प्रूफ करता हूँ। मैंने कहा आपको पता है कि इसी कार में, इसी वैन के अंदर वो लेके आएगा, वो बाउंड है? उसने बोला नहीं, वो तो किसी भी वैन में ला सकता है। तो मैंने कहा ये लीज ही नहीं है, ये लीज ही। अब देखो रियल लाइफ में लोग ऐसी अकाउंटिंग कर लेते हैं कि आपके दिमाग के चारों तबक रोशन हो जाएंगे कि यार वो तो लीज की अकाउंटिंग करके बैठा हुआ है, जबकि वो लीज होती ही नहीं है। पर वो तुम कैसे पिक करोगे जब तुम्हें ये पता हो कि राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट हो, कंट्रोल हो किसका? आइडेंटिफाइड। भाई अगर एक चीज का कंट्रोल है और वो चीज आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो बोलो, क्या बोलोगे, किसका कंट्रोल है? भाई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है ना, एसेट ही नहीं पता कौन सा है। अच्छा, आप कॉल पे बोल रहे हो मेरे बंदों को यहाँ से उठा यहाँ फेंक, यहाँ से उठा यहाँ फेंक, भाई कंट्रोल तो है, पर एसेट कौन सा है?
अनआइडेंटिफाइड है ना, तो पहले बताओ एसेट का होना क्या चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एक हाई लेवल एग्जांपल दूं, पहले बताओ ये पहली एग्जांपल समझ आती है? पक्की बात है, ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ पहली एग्जांपल समझ आती है, जल्दी से प्लीज जानी। अच्छा, इसमें इसको हम अंग्रेजी में भी कहते हैं। मुझे लगता है जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, उसमें जो वेंडर है उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। इसको मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब ये होता है वो अपनी विश के हिसाब से वैन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ऐसा ही है। तो जब ऐसा हो कि कोई बंदा उस एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो आपका एसेट आइडेंटिफाइड हो ही नहीं सकता। एग्रीड? आपका एसेट आइडेंटिफाइड हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं सारी। सर, अगर ड्राइवर को कार देते हैं, वो हमें रेंट देता है, सारा मंथ उसके पास होती है, तो ये लीज अकाउंट फॉर। अच्छा देखो, ड्राइवर को कार देते हैं तो आप नहीं, आप तो लेसर हो गए ना, आप तो लेसर हो गए, सारा मंथ उसके पास होती है, ये लीज अकाउंट। देखो वो तो सीधी सी बात है, तो आप तो लेसर हो गए ना, और लेसर के लिए तो बाय डिफॉल्ट कौन सी लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है। एग्रीड? चलें, हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमें ये देखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट लीज तब कहलाएगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट टू कंट्रोल हो, और वो भी किसका, आइडेंटिफाइड एसेट का। पहले बताओ बात समझ आ रही है? आइडेंटिफाइड एसेट का, यहां तक हम साथ हैं। राइट टू कंट्रोल हो और मैंने आपको पहली एग्जांपल दी, मैंने कहा मेरा एक क्लाइंट था, उसने लीज की अकाउंटिंग की हुई थी, या आपके लिए ये रिवाइज करा रहा हूं, ये लीज की अकाउंटिंग की हुई थी, और लीज की अकाउंटिंग के अंदर उसने बोला कि यार, मैंने कहा लीज अकाउंटिंग किसकी की हुई है? उसने बोला भाई हमारे लोग हैं जो ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप एक सर्विस कंपनी देती है, तो हम उसको जो पैसे दे रहे हैं, ये तो लेसी हो गया ना, मेरा क्लाइंट क्या हो गया, लेसी। उसने बोला हम जो उसको पैसे दे रहे हैं वो मैंने लीज में अकाउंट फॉर किए हुए, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बुक किया हुआ है। ये मेरा क्लाइंट कह रहा है, किसको पैसे दे रहा है? वो वेंडर को। वेंडर क्या करता है? पिक एंड ड्रॉप। मैंने कहा आप मुझे बता दें आपने इसको लीज क्यों बनाया? उसने कहा मेरा कंट्रोल है इस पे। उसने क्या कहा? किस पे? पिक एंड ड्रॉप पे। अच्छा, मैंने कहा मुझे एक बात बता दें, क्या ये वैन जब आइडल खड़ी होती है तो क्या आप उसको बुला सकते हैं? उसने बोला नहीं, ये कहीं भी घूम सकती है। यानी जब आपका काम नहीं तो मतलब वैन वाला कुछ भी करे, आपको उससे कोई गर्ज, आपका कंट्रोल हुआ नहीं। उसने बोला चलो मैं ये भी कह दूं कि हाँ मेरी विश है कि मेरे हिसाब से वैन आती हैं, मैं जब बोलूँगा तब आएगी, कंट्रोल आ गया? यस। मैंने कहा कौन सी वैन आएगी ये पता है? एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। मैंने कहा आज अगर ये पीली वैन से उतर रहे हैं, कल ब्लू से उतरेंगे, फिर वाइट से उतरेंगे, तो क्या कोई वैन आइडेंटिफाइड है? नहीं। तो ये लीज नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सिंपल, आप एक्सपेंस बुक करें, कैश क्रेडिट करें, कहानी खत्म। बिल्कुल कोई लीज वीज सोचने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? सिंपल एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑनलाइन वालों यहां तक हम साथ हैं। दूसरी एग्जांपल पे आ रहा था मैं। आपने आजकल कॉन्सेप्ट सुना है शेयर्ड स्पेसेस का? शेयर्ड स्पेसेस का। अच्छा, शेयर्ड स्पेस का मतलब ये होता है कि एग्जांपल, आप किसी भी जगह जाएं, आप वहां पे रेंट पे करें, बैठ के अपना काम करें, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, रेदर देन कि वो अपने स्पेस रेंट आउट करें, वो वर्चुअल मोड पे चले गए। यानी एक जगह पे बैठ के इतने सारे एम्प्लॉयज़ को बिठाना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाना। उन्होंने बोला भाई ये तो हटा दो कॉन्सेप्ट, कुछ मेन लोग आके बैठेंगे, हेड ऑफिस में छोटी सी जगह खरीद लिए, और एम्प्लॉयज़ को कहा गया वर्क फ्रॉम होम करें या शेयर्ड स्पेस पे जाके काम करें, हम आपका रेंट पे कर देंगे। ये ज़्यादा सस्ता है, ये ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि यूजुअली एम्प्लॉयज़ घर से ही काम कर रहे होते हैं, और जब उनको काम पे जाना होता है तो वो क्या ऑफिस जाते हैं या शेयर्ड स्पेस पे? आगे सुना, मैंने बोला क्लाइंट को अभी कौन सी अकाउंटिंग की हुई है? बोले लीज। मैंने कहा अच्छा लीज की अकाउंटिंग। मैंने कहा दो जवाब दो, क्या आपकी जगह वहाँ पे आइडेंटिफाइड है, यानी आकाश यहाँ आके बैठेगा? उसने बोला नहीं। बोला जो खाली होगी वहाँ बैठेगा। तो मैंने कहा ये लीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। आइडेंटिफाइड एसेट, तो पहले बताओ बारीकियाँ समझ आ रही हैं कि क्यों आप राइट ऑफ यूज एसेट है। तो यूज एसेट का मतलब है मैं एसेट के राइट की बात कर रहा हूं। तो एसेट की बात तब करोगे ना कि जब वो मौजूद हो, जब वो आपको दिखे, आइडेंटिफाइड हो। इसमें भी मैं कह सकता हूं
वेंडर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स का मतलब ये होता है कि आज यहाँ बिठा देगा, कल वहाँ बिठा देगा, परसों वहाँ बिठा देगा। बात समझ आ रही है? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग क्या ये बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैं टेलीकॉम में देखता हूँ, आपने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के सिग्नल्स के टावर्स होते हैं, ऐसा ही है, हर बिल्डिंग पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर यूफोन ने एक टावर लगाया तो उसके ऊपर बाकी टेलीकॉम कंपनीज आती हैं, जैसे टेलीनॉर आ गया, जैज़ आ गया। वो टेलीनॉर जैज़ आके उसको कहता है यूफोन को, भाई हमें अपने इस टावर पे स्पेस चाहिए आपके। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं लगा रहा? भाई खर्चा है। उसने बोला एक ने लगाया हुआ, उस पर हम अपनी डिवाइसेस चिपका देते हैं, सिग्नल ही तो पास करने हैं ना। तो उसने बोला हम अपनी डिवाइस क्या करते हैं। अच्छा, यानी सर कंट्रोल भी नहीं है, वेंडर कोई भी जगह दे सकता है अपनी मर्जी से, बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो वो लीज नहीं थी। अच्छा, अब आगे सुने, तो यूफोन के पास कितनी कंपनीज आई हैं? दो, पहली जैज और दूसरी टेलीनॉर। वो क्या कह रही हैं? हम अपनी डिवाइस लगाना चाहते हैं। अच्छा, अब एक एक करके यहाँ पे हुआ ये था कि पूरी इंडस्ट्री ने इसकी लीज अकाउंटिंग की हुई थी। उस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ़र्क था, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस पूरी इंडस्ट्री ने क्या किया, उस पूरी, जैसे जैज़ है ना, जैज़ ने जगह ली ना किराए पे। अच्छा, अब उसने कौन सी अकाउंटिंग कर ली? लीज की। जैज़ ने राइट ऑफ यूज एसेट बुक किया हुआ था और लीज लायबिलिटी जगह लेके, किसके टावर पे? यूफोन के टावर पे। अच्छा, मैंने कहा आप ज़रा ये प्रूव करें कि एसेट आइडेंटिफाइड है। एसेट कंट्रोल मान गया मैं, कंट्रोल मान गया मैं कि आपका कंट्रोल है ना, आपके हिसाब से चल रही है ना डिवाइस। मैं ये कह रहा हूँ आइडेंटिफाइड एसेट कहाँ है, ये बता दें। नहीं, कंट्रोल तो जगह का होता है ना, जगह का होता है ना, कंट्रोल तो है। मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन बताओ। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि यूफोन चाहे तो आपकी डिवाइस टावर के इस तरफ लगा दे, टावर के उस तरफ लगा दे, टावर के इस तरफ लगा दे। तो मैंने कहा भाई ये लीज नहीं है। क्यों? आइडेंटिफाइड स्पेस नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? पैसे दो, एक्सपेंस बुक करो, लीज नहीं है। थैंक यू सो मच, लीज से हटा दो उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इतनी जब ये तुम्हारे भाई ने भंड पकड़ा, सुनना, तो पूरी इंडस्ट्री में ये हो गया कि ये तो एरर हो गया है। हाँ ना, एक बंदे ने पूरी दुनिया में आग लगा दी ना, एरर हो गया है। सारी कंपनीज ने अपने एग्रीमेंट रिवाइज किए और एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये स्पेस है। अब क्या हो गया? तो अब क्या अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ी या कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए? तो अब बात समझें, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है या नहीं है, ये भी बड़ी अहम बात है देखना। तो आपके भाई ने तो तकरीबन 2 बिलियन की री स्टेटमेंट निकाल दी थी। तो अच्छा, होता है कुछ भी नहीं, आपको होता है टाइमिंग का फ़र्क है, टाइमिंग का फ़र्क है, बट अगेन उसूल है कि भाई लीज है या नहीं है। तो आप जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना टेलीकॉम कंपनीज के, उसमें वो लिख देते हैं कि ये स्पेस आपका है। अब वो पीछे हो या ना हो एक अलग बात है, पर अब बाय बुक कवर्ड है, लीज हो गया ना। वो क्या कह रहा है, वापस से रीड करते हैं डेफिनेशन को। कॉन्ट्रैक्ट या तो खुद एक लीज होगा या उसके अंदर लीज होगी। इफ अ लीज इज द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। पहले बताओ दोनों बातें समझ आती हैं? अच्छा, अब आगे सर, कोई भी टावर असाइन कर देंगे, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट यूफोन के पास है। कोई भी टावर नहीं, टावर एक ही है, पर टावर पे जगह कोई भी, क्योंकि आपका राइट के लिए तो आइडेंटिफाइड होना चाहिए ना। चलो एक और बात, आपने मॉल्स में देखा होगा ठिये लगे हुए होते हैं। किसी मॉल में जाओ, वहाँ पे एक लड़का या लड़की ठिया लगा के खड़े होंगे, मेकअप बेच रहे होंगे, टॉयज़ बेच रहे होंगे, है ना, ऐसा है। अच्छा, अब तो ये बात है, अब उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है डॉलमेन से कि भाई हमें जगह चाहिए। तो डॉलमेन ने कहा सही, जगह ले लो, आपको दे देते हैं जगह, पर कभी हमारा कोई इवेंट होगा आपको उठा के वहाँ फेंक देंगे, आपको उठा के वहाँ फेंक देंगे, जगह है आपके पास, आप पे करेंगे, पर फिक्स जगह नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताओ क्या मेरे पास आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है? आइडेंटिफाइड एसेट
नहीं है। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई मैं अपने हिसाब से जगह को यूज कर सकता हूं, पर जगह मुख्तसर नहीं है, जगह मुख्तसर नहीं है, तो फिर ये लीज की डेफिनेशन से फिर आउट हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये सोचने की बात है। चलें सर, यूफोन वाले तो डिवाइस कभी भी रिमूव कर सकते हैं, तो कंट्रोल कैसे हुआ? नहीं नहीं, रिमूव कहाँ कर सकते हैं? नहीं, रिमूव करने का इख्तियार दिया उसको या जगह चेंज करने का? क्योंकि जब तक एग्रीमेंट है तब तक रिमूव नहीं हो सकता। मतलब यू आर यूजिंग दैट स्पेसिफाइड एरिया फॉर योर पर्पस, कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है ये तो आपका कंट्रोल है ना, पर क्या जगह यूज करनी है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा तो फिर क्या बन जाएगी लीज? अभी यही तो बताया मैंने कि अगर जब हमने बता दिया कि भाई ये वाली जगह है, ये आपकी जगह है, यहाँ से चेंज नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगी? ये लीज बन जाएगी। चले आप देखते हैं, ये अंग्रेजी पढ़ते हैं, सारी एग्जांपल्स के बाद आई होप आपको ये बात सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आएगी। आओ देखते हैं। मैंने कहा सर, अच्छा मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका रिस्क हैच हो जाए वो वाला कि वो कभी ऐसे सवाल पूछ ले, आप प्रैक्टिस करके जाए एक मन गलत सवाल की कि भाई ओहो क्या अकाउंटिंग हो रही है मुझसे, नंबर्स आ रहे हैं, तो वो आपको बोले नंबर को हटाओ साइड में, पहले बताओ लीज है या नहीं है। अच्छा, एसेट इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय बीइंग एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड का मतलब है ये ले भाई एक्सप्लिसिट, बट मे बी इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम द एसेट इज मेड अवेलेबल। भाई एक बंदा आया, वो खुद उठा के एसेट चला गया, इम्प्लिसिट। आइडेंटिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? या तो मैं खुद दे दूं ये ले ये तेरा एसेट है, एग्रीड, या तो इम्प्लिसिटली कि भाई वो जगह पे जो जगह रेंट पे है वो रहना शुरू हो गया। अब इम्प्लिसिटली ना उसने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा, वो इम्प्लिसिटली जगह शुरू हो चुकी है, पर चीज तो आइडेंटिफाइड है ना। अब इसके आगे देखो क्या कह रहा है, एन एसेट इज नॉट कंसिडर्ड, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइड इफ सप्लायर, यानी मैं पोटेंशियल लेसर क्यों कह रहा हूं, लेसर क्यों नहीं कह रहा? अभी बना नहीं है, हैज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। सब्सटेंटिव राइट और सब्स्टिट्यूशन कह लो या सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट कह लो, बात एक ही है। अच्छा, वो कह रहा है जो मैंने आपको पहले बताया ना कि एक एसेट एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड होगा। ये लो आपका एसेट, इसमें लोग आएंगे जाएंगे, ये लो चीज़, ये तुम्हारी जगह है। हम कह रहे हैं अच्छा जगह बताई नहीं, वो खुद काम शुरू हो गया करना, अब तक आइडेंटिफाइड है। पर वो कह रहा है ज़रा एक चीज़ सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले बंदे के पास जो लेसर है, जो तुम्हें जगह दे रहा है या एसेट दे रहा है, उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स हों। और सब्स्टिट्यूशन राइट्स का मतलब क्या है कि वैन कोई भी हो जाएगी, जगह कभी भी चेंज हो जाएगी। पहले बताओ बात समझ आ रही है? यही पूरी कहानी मैंने एग्जांपल के जरिए समझाई है। ऑनलाइन वाले पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? यही चीज पूरी कहानी मैंने पीछे समझाई है आप लोगों को, जल्दी बताओ सारे बच्चों। बेहतरीन, आगे तो बोला दिस इज द केस व्हेन सप्लायर हैज अ प्रैक्टिकल एबिलिटी, यहां पे लिखा हुआ है सप्लायर हैज अ टू सब्स्टिट्यूट। और ये कब होगा? जब एसिड और स्पेशलाइज्ड नेचर होगा, तब ये अप्लाई नहीं हो सकता। यानी फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि इसको तुम हटा भी दो, आखिरी वाले को, तुम बोलो ये तब होगा कि एसिड आइडेंटिफाइड नहीं होगा जब सप्लायर कभी भी उसको चेंज कर सकता हो। और एंड के साथ में मैं बता रहा हूँ दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंड सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली इफ सब्स्टिट्यूटेड द एसिड। यानी वो बोल रहा है कि भाई सप्लायर कभी भी उसको चेंज कर सकता है और सप्लायर को चेंज करने से फायदा होगा ना कि नुकसान। तो फिर ये बात तो तय हो गई ना, जैसे मॉल वाली एग्जांपल थी कि उसको अगर कॉन्सर्ट कराना है, एक छोटा सा कॉन्सर्ट कराना है मॉल में, तो वो ढाबे वाले को क्या बोलेगा? साइड में हो जा। क्या उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं? क्या वो ऐसा कर सकता है? पर क्या उसको फायदा होगा? तो सवाल ये आ रहा है, अगर फायदा होगा तो आपको पता है वो करेगा, अगर फायदा होगा तो आपको पता है वो करेगा, तो अगर वो करेगा तो आपकी जगह आइडेंटिफाइड नहीं है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि राइट ऑफ यूज आइडेंटिफाइड एसेट। पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है। वो कह रहा है भाई प्योर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करो। अच्छा यूफोन वाला जो है वो क्यों उसकी डिवाइस को घुमा रहा है? एक तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जगह चेंज कर सकता है, उसको उससे फायदा भी है।
पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है। यानी एक फॉर एग्जांपल एक दूसरा टेनेंट आया, उसने बोला कि भाई हमें ये जगह चाहिए, हमारे यहाँ से सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सही मैच होती है, तो वो क्या करेगा? दूसरे वाले को उठा के घुमा देगा। क्या उसको ये करने से फ़ायदा है? क्या उसको मजीद रेंट मिल रहा है? क्या वो ये कर सकता है? यस। अच्छा, अगर मैं एग्रीमेंट में लिख दूं कि ये जगह चेंज नहीं होगी, अब उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स तो वो कर ही नहीं सकता, तो फ़ायदा तो दूर की बात है। क्लैरिटी है? पक्की बात है। देखो था ये ट्रिकी, पर क्या भेजे में फिक्स होता है कि ये किस तरीके से लीज बनती है। चलें, अब हमने कहा सर जब ये आपने डेफिनेशन समझ ली, अब हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं, ये वाला जी। नहीं, देखो आपने तो बोला ना कि हम दोनों एक लीज में एंटर हुए हैं। अब एक कार की लीज है, अब वो कार का नंबर नहीं लिखा आपने, तो एक एक्सप्लिसिटली तो हो गई ना कि ये इम्प्लिसिटली लेके चला गया। यूजुअली लिखा जाता है, लिख लिया तो एक्सप्लिसिट, ऐसे ही उठा के दे दी तो इम्प्लिसिट। बस सही है। चलें सर, ये स्पेशलाइज एसिड के केस में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होंगे ना? क्या ये सही कह रही हैं? भाई अगर एसिड स्पेशलाइज नेचर का है तो क्या सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हो सकते हैं? क्योंकि किसी और के काम का है ही नहीं। ये बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। जैसे वैन के केस में हम पेट्रोल माइलेज वाली वैन ले आए, कम पेट्रोल माइलेज वाली वैन ले आए। हाँ देखो कम पेट्रोल वाली नहीं, एक वैन है जो न्यू है, एक वैन है जो पुरानी है। नया उसके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि भाई इनको तो पुरानी वैन में भेजो, इनको तो आदत है ना। इम्प्रेस किसको करना है? वो बोलेगा इनको पुरानी वैन एलोकेट करो, उनको न्यू वैन एलोकेट करो। क्या वो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट रखता है? क्या इससे उसको फ़ायदा है? बिल्कुल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर सकता। पहले तो देखो वो कर सकता है, फिर दूसरी चीज़ देखो क्या वो करेगा। करेगा क्योंकि उसको इकोनॉमिक बेनिफिट है। क्लियर है? चलें जी, शहीद बात समझ आती है जानी? जल्दी बताओ। अच्छा, अब ये आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, तो रिक्वायरमेंट बड़ी मासूम सी है, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज। प्लीज जल्दी से। शहीद कह रहे हैं लीज है। हाँ जी, बाकी बच्चों लीज नहीं है। एमन लीज है या नहीं है? हसीब कह रहे हैं लीज है। एमन कह रही है। हाँ जानू, नहीं है। बताओ सबको क्यों नहीं है? देखो वो कह रहा है कि मैं सारी जो रेल कार्स हैं वो अपने पास रखता है, तो दैट मीन्स ये कंट्रोल तो आप भूल ही जाएं, और वो कोई भी रेल कार आपको चिपका सकता है। तो आइडेंटिफाइड एसेट कैसे हुआ? आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, तो ये लीज नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चों ने कहा लीज है। नहीं, आप देखो ना, पढ़ो तो सही पहले पूरा, तभी जानबूझ के तो ये बनाया है। इधर देखो वो क्या रहा है, वो क्या ये रहा है, XYZ लिमिटेड यूजेस, XYZ वेंडर है, रेल कार ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन एंड हैज अ लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल कार्स। गेम तो यहाँ हुई है ना कि सिमिलर स्पेसिफिकेशन तो है, पर उसके बाद ऐसी ही बहुत सारी कार्स हैं। आगे सुनो, कैन बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द रेल कार एंड द इंजन आर स्टोर्ड एट XYZ लिमिटेड के प्रीमिसेस पे when they are not being used for transport। तो वो कह रहा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन मिनिमल है, तो वो अगर सब्स्टिट्यूट करना भी चाहेगा तो किसी और को चिपका सकता है, तो क्या उसको इससे फ़ायदा ही है ना। बात समझ आ रही है? क्या ये लीज है या नहीं है? अब मुझे बताओ, पेपर के पहले पेज पे ये सवाल है और तुम बोल के आ जाओ कि लीज है। पहले तो पता होना चाहिए बच्चे को कि ये क्या पूछ क्या रहा है।
समझ आ रही है? तो देखो ज़रा हम इसको रीड करते हैं। इन दिस केस एमन कह रही है समझ नहीं आया सर, अभी समझा देते हैं। एमन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें आपको आइडेंटिफाइड एसेट दिख रहा है? आइडेंटिफाइड एसेट, आइडेंटिफाइड एसेट तो तब होता है ना जब आपको बोलो ये एसेट है। वो कौन सी रेल कार आपको देगा ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या आपको पता है? क्या वो चेंज कर सकता है? और हमने तो कहा था ना एसेट का स्पेसिफाइड होना काफ़ी नहीं है। एसिड का स्पेसिफाइड हो गया सही है, पर ये देखो क्या उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स तो नहीं है? अगर है तो वो कभी भी बदल लेगा। पर दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, क्या वो कभी भी बदलेगा तो उसको बदलने पे फायदा होगा या? तो दोनों सवाल पूरे होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बदल सकता है, पर क्या वो बदलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों चीजें होनी चाहिए। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें एमन अब देखते हैं ये वाला। इन दिस केस because the rail car are stored at the XYZ limited premises and it has a large pool of the similar rail cars and substitution costs are, और हम तो ऑडिट वाले बच्चे हैं, हमने तो क्या सीखा हुआ है कि सवाल से उठाना है और बताना है कि ये चीज़ इस वजह से लीज नहीं है क्योंकि उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, और सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स होने के बावजूद उसकी सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए कॉस्ट जो है वो मिनिमल है। सर सिर्फ यहाँ एक ही कार होती बट वो अपने प्रीमिसेस पे रखता तब भी लीज होती। देखो यहाँ पे एक ही कार होती तो फिर तो सीधी सीधी लीज है ना, फिर तो चेंज ही नहीं कर सकता, किसको चेंज करके देगा? हाँ पे सब्जेक्ट उसमें ये लिखा होता है कि फिर वो आप ही के लिए खड़ी होती है और कोई इसको यूज़ नहीं करता। सही है? चलें सर बट कॉन्ट्रैक्ट में एबीसी ने ये तो नहीं कहा ना कि ये एसेट से ट्रांसपोर्टेशन करनी है गुड्स, तो बेटा फिर मतलब उससे कार ले क्यों रहा हूँ? हाँ इमन कार ले ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहा हूँ ना। आगे अच्छा आप देखिएगा, एंड द लार्ज इट हैज अ लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल कार एंड सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट है। द बेनिफिट्स ऑफ XYZ लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन द रेल कार वुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ, therefore XYZ limited substitution rights are substantive and the arrangement does not contain a lease। क्योंकि यार उसने सिंपल अपने पास जैसे वही है, वही वाली एग्जांपल के इक्विवेलेंट है जो पिक एंड ड्रॉप वाली है कि कभी भी कोई भी कार आ सकती है, तो एसिड आइडेंटिफाइड नहीं है। बात समझ आ रही है? चलें तो अब हमने कहा एक बात तो यहां तक हो गई। अब उस चीज़ को समझने के बाद, अच्छा देखो पहले तो तुम्हें सर सिर्फ यहाँ एक ही कहा, चलो ये मैंने जवाब दे दिया। अब सुने, ये बात तो तुम लोगों को समझ आ गई कि लीज होती कब है और होती कब नहीं है। इस पे मैं सवालात भी करा दूंगा और एडिशनल, ताकि तुम्हारा हाथ खुल जाए इस पे। आगे अब हमने जो पिछले केसेस के अंदर, पिछले सवालों के अंदर जो भी हमने सीखा था रिलेटिंग टू पेमेंट्स XYZ सारी चीज़ें वो देखते हैं। वो कह रहा है ये बताओ कि लीज पेमेंट्स में क्या क्या आता है। वो कह रहा है लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन नहीं है, लीज पेमेंट्स आर पेमेंट्स मेड बाय टू अ रिलेटिंग टू। तो अभी तो हमने ये भी सीख लिया कि अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या है। ड्यूरिंग द लीज टर्म, बोले लीज टर्म में यही आता है। आप हाँ या ना में जवाब देंगे और जहां कंफ्यूजन होगी वहां हम पूछेंगे आपसे। सही है? फोकस के साथ। बोल रहा है फिक्स पेमेंट आती हैं रेंटल, और बोल रहा है कोई भी इंसेंटिव माइनस कर दो इसमें से। भाई देखो फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है लीज पेमेंट्स होती क्या है, जो लेसी लेसर को देता है। तो अगर मैं ये कहूँ समझने के लिए कि हम बात कर रहे हैं लीज पेमेंट्स की, मैंने कोई आईडीसी पे की और लेसी ने रीइंबर्स कर दी, तो वो माइनस हो जाएगी ना। बात समझ आ रही है? तो वो ये लिखा हुआ हमने प्रैक्टिकल किया हुआ, इसको खाली इसको रीड करवाना लाजमी है। आगे वेरिएबल लीज पेमेंट्स डेट डिपेंड ऑन द इंडेक्स और द रेट। यहाँ पे हम लिखते हैं रेंटल 10% से इंक्रीज हो रहा था, याद है? हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लेशन के हिसाब से। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने उसको लीज की पेमेंट का पार्ट बनाया था, लीज में इनकॉर्पोरेट किया था? वो भी यही कह रहा है। वो पेमेंट्स जो लिंक्ड है इन्फ्लेशन से, तो आपने पिछले अगले साल का रेंटल सेम रखा था ज़्यादा, और उसके बाद उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, यही तो था वो।
अच्छा बेसिक बात करते हैं, रेंटल लीज पेमेंट्स में आती हैं और वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक टू अ इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन आती है आगे। फिर ये कह रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन है इफ द लेसी इज, तो ये भी लीज पेमेंट्स का पार्ट था, पक्की बात है। अच्छा अब आगे सुने, फिर वो कह रहा है पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ लेसी टर्म रिफ्लेक्ट द लेसीज एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। इसको समझाते हैं। आपने किया ये सर, अगर इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चन में डिफरेंट हो, रेंटल डिफरेंट रेट से ग्रो हो रहा हो, जानी हो ही नहीं सकता ना, कैसी बातें कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है? जब वो कह रहा है कि लीज पेमेंट्स में ये आता है तो मतलब सिर्फ इन्फ्लेटेड ही आएंगे ना जानी, और तो कुछ भी नहीं आएगा। सही है शहीर, हम तो यही सीख रहे हैं ना कि क्या लीज में आता है क्या नहीं आता, जो भी उसके अलावा हो वो हटा देना लीज से, मतलब अगर तुम्हारा सवाल है। सही है, ओके चलें अब आगे देखते हैं। मैंने कहा पेमेंट ऑफ पेनल्टीज, आपने सामने वाले को बोला लीज 5 साल की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूँ अभी, ये पूरी थ्योरेटिकल एरिया कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल को लिंक करके। आपने कहा उसको कि 5 साल की लीज है, अगर तुमने इससे पहले ख़त्म की तो पेनल्टी आएगी। अभी लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। आयशा सुने, आपने 5 साल की लीज में एंटर हुए, किसके साथ? लेसी के साथ। और लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? जो लेसी लेसर को देगा, वही बातें हो रही है ना। रेंटल देगा, इन्फ्लेशन इंपैक्ट देगा, बार्गेन परचेज ऑप्शन देगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो एक्सरसाइज, तो उसको लीज का पार्ट बना देना, हमने किया भी था। आगे चौथा, आप लेसी के साथ एंटर हुए, आपने कहा कि लेसी भाई 5 सालों की लीज है, बीच में से शार्ट हुए तो 2 मिलियन की पेनल्टी है। ये पता है क्या कह रहा है? अगर आपको पता है कि वो शार्ट होगा तो पेनल्टी को लीज का पार्ट अभी से ही बना दो, और लीज टर्म 5 की जगह 4 रखना। अब इसको मैं कनेक्ट करूं, ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज दिया था हमने। अबे लीज टर्म की डेफिनेशन में मैंने बताया ऑप्शन टू एक्सटेंड था, ऑप्शन टू, और तो जब तुम्हें पता है कि ऑप्शन टू टर्मिनेट वो एक्सरसाइज करेगा, तो फिर तुम लीज टर्म कितने पे ले आओगे और उल्टा पेनल्टी डाल देना। बात आई समझ? तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्टेड हैं। रेंटल्स में तो पेनल्टी नहीं होगी, बट उसको अलग से ऐड कर देना और उसको ग्रो कराते 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 कहां पहुंचाना? 4 साल तक। और अब रेजिडुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है ऑनलाइन वालों? आप सब पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ कहानी समझ आ रही है? कहानी समझ आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ जी, पक्की बात है, ऑल क्लियर? हाँ जी, तो यानी अब इसको रीड करते हैं चौथे वाले को। पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स द लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। देखो इसने शुरू भी कहां से किया? द लीज टर्म रिफ्लेक्ट, क्योंकि तुम डिसाइड करके आए हो कहां पे? लीज टर्म के ऊपर, कि तुम लीज कितने साल की चलाओगे, 5 या 4। तो जब तुमने डिसाइड कर लिया 4 चलाओगे, तो फिर यहां पे उस टर्मिनेशन की पेनल्टी को अपनी लीज का पार्ट बना लेना। बात समझ आई? तो तभी मैंने दोनों को कनेक्ट करके बताया तुम्हें। तो कह रहा है लीज टर्म तुम डिसाइड करके आए हो ना, तो जब लीज टर्म, सर ये रेजिडुअल वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी? अभी नीचे आ रही है ना आयशा, नीचे आ रही है। अच्छा देखो यहाँ पे वैसे बता देता हूँ भाई, रेजिडुअल वैल्यू तो इसलिए नहीं मिलेगी ना क्योंकि वो तो मार्केट से मिलेगी, वो तो हम ये कहेंगे हमने जो इससे लेना है वो तो ले लिया, बाकी जो एसेट वापस आएगा वो तो मार्केट में बिकेगा। क्लियर है? चलें, तो हमने सिर्फ ये सीखा कि हमारे रेंटल्स में खुदा ये पेनल्टी शामिल, ये रेंटल में है या ओवर एंड अबव है? ओवर एंड अबव है, तो ये अलग से मिलेगी। पहले बताओ आयशा, बात समझ आ रही है? आप सबको बात समझ आ रही है? अलग से मिलेगी यार, ये अलग है, क्योंकि आपने उसको पेनलाइज करना है कि अगर आप पहले एग्जिट हुए तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको अलग से रिकवर करना है। एग्रीड? पक्की बात है? चलें जी, ओके क्लियर कह रही हैं वो। आगे तो हमने ये कहा कि पेमेंट फॉर पेनल्टी लीज टर्म का पार्ट बना देना अगर आपको लगता है कि आपने लीज टर्म में ये कंक्लूड कर लिया था कि वो 5वें साल तक नहीं जाएगा। पहले बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लियर है? तीसरा बता देते हैं भाई। बार्गेन परचेज ऑप्शन था, लेसर ने लेसी को कहा था कि भाई आप चाहें तो मुझे इतने में खरीद लेना,
तो अगर उसने जब ओके किया था कि हाँ यार मैं खरीद लूँगा और रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा थी और बार्गेन परचेज ऑप्शन, तो हमने क्या कंसिडर किया था? तो यही तो कह रहा है, ये लीज टर्म का पार्ट बन जाएगा, लीज पेमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। ये हमने किया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा हमने किया, तो चौथा आज सिखाया है, वो भी लॉजिकली कनेक्ट करके। तो पहले बताओ ऑनलाइन वालों, एक गो अहेड दो, आप सब भी, क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी? 4 साल बाद लीज खत्म हो जाएगी, उसका राइट जीरो हो जाएगा। नहीं, रेंटल तो 4 साल पे ही निकलेगा ना भाई। मुझे एक बात बताओ, जो आप रेंटल निकालोगे लीज टर्म कितनी रखोगे? 4 साल, क्योंकि आपने लीज टर्म डिसाइड कितनी की है। देखो वो कॉन्सेप्ट तो भूलना ही नहीं है ना, मिक्स क्यों करना? लीज टर्म का कॉन्सेप्ट अपनी जगह, वो यही तो कह रहा है कि तुम 4 डिसाइड कर चुके हो तो लीज टर्म भी कितने की है, और फिर पेनल्टी अलग से लेना उससे। क्लियर है? और जल्दी बताओ, रेंटल निकालते वक्त क्या रेजिडुअल वैल्यू रखूंगा या हटा दूंगा? हटा देंगे, तो वो तो दे ही नहीं रहा वो, तो उससे रिकवर करो ना, मार्केट से मिलेगी। पर मैं उसके अलावा भी चीज़ कह रहा हूँ, एक और मिलेगी पेनल्टी, वो भी कह रहा है उसको भी ऐड करके रेंटल का पार्ट नहीं बनाना, बस अलग से उसको ग्रो कराना। बात समझ आई? तो रेंटल के अंदर कितनी चीज़ें नहीं होंगी? 2, एक दूसरी पेनल्टी। अच्छा, पेनल्टी माइनस नहीं करना, पेनल्टी अलग से ऐड हो जाएगी। यानी फेयर वैल्यू होती है ना, डाउन पेमेंट माइनस होती है, और डाउन पेमेंट के बाद आईडीसी और से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके रेंटल निकाल लेना। पेनल्टी ओवर एंड अबव है, फेयर वैल्यू के भी ऊपर है। बात समझ आई? ऐसे सिंपल रखना उसको। सर आपने ये पेनल्टी के रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है जिसमें टर्मिनेशन पीरियड के अकॉर्डिंग, सही, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आगे एक पास पेपर में सवाल भी पूछा था उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई लेसी के हवाले से पूछा, लेसी को लीज टर्म बोली हुई 5 साल, पर लेसी कह रहा है मैं 4 साल में ख़त्म कर दूंगा, पर चौथे साल में अगर वो ख़त्म करेगा तो उसको पेनल्टी देनी होगी। तो आप बताएं कि लेसी ने उसको लीज लायबिलिटी का पार्ट बनाया होगा? सोचें, फिर सवाल सुने मेरा। 5 साल की लीज है, लेसर ने उसको कहा चौथे साल में तुम शार्ट हुए तुम्हें 2 मिलियन पे करने पड़ेंगे, तो लेसी कह रहा है मैं दूसरे साल में शार्ट हो जाऊंगा चौथे साल में। तो ROUA निकालते वक्त और लीज लायबिलिटी निकालते वक्त क्या लेसी ने उस पेनल्टी को इनकॉर्पोरेट किया होगा? किया होगा? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, शहीद कह रहे हैं यस किया होगा, आयशा भी कह रही हैं सर किया होगा, बाकी बच्चे मर गए हो क्या? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या लेसी ने, एमन कह रही है यस सर किया होगा, यानी आप इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि उसने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी तो रेंटल के अंदर पेनल्टी शामिल, तो इसने ये अलग से भी ऐड किया होगा, क्योंकि इस राइट को एक्वायर करने के लिए ये पेमेंट भी देनी पड़ेगी। बात समझ आई? तो ये भी क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। देखो लीज पेमेंट्स का पार्ट है ना, देखो कहानी क्या चल रही है, लीज पेमेंट्स। तो हम भी तो यही सीखें कि लीज पेमेंट्स वो तमाम पेमेंट्स होती हैं जो लेसी किसको करता है? लेसर को। तो हम भी तो यही सीख रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब आगे आगे देखो होता है कि जो हमने सीखी हुई है उसकी एप्लीकेशन ये है अंग्रेजी वाली। आ जाओ, फिर वो कह रहा है लीज पेमेंट्स के अंदर ये भी आता है। अब सीखते हैं, यहाँ पे गेम है, आ जाओ तुम्हें कनेक्ट कराते हैं। बोला लीज पेमेंट्स के अंदर ये भी आता है। मैंने कहा क्या आता है? पहले बोला फॉर लेसी, फॉर यानी ऊपर वाली दोनों की हैं, इस बात को नहीं भूलना। ऊपर वाली जो चीजें हैं वो दोनों के लिए हैं। अब नीचे कह रहा है लीज पेमेंट्स में ये भी आता है। क्लियर है? फॉर लेसी, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय अ लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। इसका कोई मतलब अगर समझ आ रहा है तुम्हें? गारंटी करता है वो आती है या एक्सपेक्टेड टू बी पेड? होशियारी वाली बात है ना ये, वो ये थी। वो कहता है लीज पेमेंट में, अब इसको यू समराइज कर, देखो मैंने तुम्हें कितना आसान करके कराया है। अभी अंग्रेजी कितनी मुश्किल है, पर हमें लिंक तो करना है ना। कभी किसी को पढ़ के बताना हो, कभी किसी को समझाना हो, तो मुझे तो पता हो ना कि लिखा हुआ क्या है तो उसका मतलब क्या है। हमने क्या सीखा था? रेंटल, इन्फ्लेशन, बार्गेन परचेज, पेनल्टी। वो कह रहा है अगर आपने होशियारी की है तो जाहिर सी बात है वो भी आपकी जेब से जा सकता है, तो आप उसको भी फिर लीज में बनाएं। पर फिर सिर्फ किसके लिए बोल रहा है? लेसी। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आ रही है? हाँ जी जल्दी से।
ऊपर सारी चीजें अपनी जगह, उसने ये भी अलग से बोला कि ये भी डालो। चलें, आई होप यू आर कनेक्टेड। जो अब तक हमने, देखो ये प्योर IFRS के अल्फाज हैं, ये प्योर IFRS सिखा रहा हूँ तुम्हें रीड करने के, तुम्हें समझ आए कि कैसे बोलता है वो। ऑल्दो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, पर मेरे पढ़ाने का तरीका अपना तो थोड़ा सा कि हम अलग तरीके से लेके चले। तो चलें, हमने कहा सर इस पर टिक लगा दें, ये हो गया, ये डन है। ओके, अब किसकी बात कर रहा है? यानी मतलब ये अलग है। अब ऊपर वाली चार कॉमन है, लेसी की अलग है, अब लेसर की अलग है। आओ देखते हैं। वो कह रहा है फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू द लेसर को जो गारंटी मिली है बाय लेसी बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी, यानी उसकी कोई रिलेटेड पार्टी, उसका पेरेंट हो सकता है ना, या कोई थर्ड पार्टी जैसे बैंक। होता क्या है, लेसर ने कहा कि भाई तू भाग जाएगा, मुझे नहीं भरोसा, गारंटी दे। तो उसने बोला चलो मैं देता हूँ। मैंने कहा यार अच्छा मुझे लग रहा है कि इतना फाइनेंशियली केपेबल है, तो मैं बोलूँगा किसी और से लेके नहीं दे। मैंने कहा भाई तेरी तो फाइनेंशियल हेल्थ ही ख़राब है, अपने पेरेंट से लेके दे। तो पेरेंट ने दे दी, वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, हमने बोला तुम्हारा पेरेंट नहीं है तो क्या करें? उसने बोला बैंक से लिखवा के दे दे। अच्छा, बैंक क्यों लिख के देगा? पैसे लेगा, फीस लेगा इससे, तो बैंक ने लिख के दे दिया। अच्छा, बैंक तो फाइनेंशियली केपेबल है ना। तो वो कह रहा है, अब जरा मेरी बात समझिएगा, बड़ा ट्रिकी यहाँ पे एलिमेंट है। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? लेसर की। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद होगा हमने एक नोड बनाया था। ये इतनी ट्रिकी चीज़ है, किसी को समझ ही नहीं आती है। इवन फाइनल लेवल तक भी बच्चे ये भी भंड मारते हैं कि जब फाइनल में आके असल क्लाइंट के नोट्स बना रहे होते हैं। सुनना, हमने नोट बनाया था जिसमें हमने बनाए थे मैच्योरिटी एनालिसिस। लेसर के बनाए थे ना, लेसी के तो बनते नहीं है, लेसर के बनाए थे। अच्छा, हमने कहा था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। एक अमाउंट थी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, इन्फ्लेशन भी डाल दो चलो, ऐसा ही है। अच्छा, और यहाँ पे 14 मिलियन की जगह हमने कहा 16 मिलियन। ये इसके अंदर सूद शामिल है, हाँ या नहीं? इन्फ्लेशन शामिल है, शामिल है। अच्छा, और फिक्स पेमेंट्स भी शामिल है, 2 हो गई। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है और कोई टर्मिनेशन पेनल्टी, तो बची क्या? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, सामने वाले ने, प्लीज सुनना, ये बड़ी अहम बात है, सामने वाले ने जो कि लेसी है उसने गारंटी की। अभी देखो कैसे कनेक्ट करता हूं। सामने वाला जो लेसी है उसने गारंटी की है 1 मिलियन, प्लस किया रिलेटेड टू लेसी ने 2 मिलियन, अनरिलेटेड नहीं, एक मिनट ना, अभी देखते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? लेसर की। अच्छा, अब हमने कहा अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो इन तीनों का सम कहलाता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। वो रेजिडुअल वैल्यू जो लेसर को गारंटी के तौर पे मिली है। अब मैं तुम्हें आसान क्यों करके बता रहा हूं, सुनो। या तो लेसी ने खुद गारंटी की हो, और जो लेसी की औकात से रिलेटेड पार्टी ने की हो, या ऐसी पार्टी ने जो फाइनेंशियली केपेबल हो। तो तीनों को मिला के मेरी कौन सी वैल्यू बन गई? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। पहले बताओ, बात समझ आती है? बेसिक यही तो किया था। अच्छा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, मैं अगर यूं कहूं, यहां पे लिखूं मैं टोटल रेजिडुअल वैल्यू जो हमारी है वो 10 मिलियन की है, तो उसमें गारंटीड कितनी है? 6 या 5?
1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, और 5 मिलियन अभी हमारी अनगारंटीड है। ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 मिलियन, मैं यहाँ पे मेच्योरिटी एनालिसिस की एक चीज़ लिखता था ना, यस, कॉन्ट्रेक्चुअल लीज पेमेंट्स, वो इसी वजह से तो लिखता था कि लीज पेमेंट की डेफिनेशन में ये है। आज तुम्हें रीड करके सिखा दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल लीज पेमेंट का मतलब क्या? रेंटल, इन्फ्लेशन, ऐसा है। बीपीओ नहीं है, टर्मिनेशन नहीं है, और क्या लिया था यहाँ पे? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, गारंटी टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? गारंटीड कितनी है? 5, यानी 1 2 3 कितनी हो? अच्छा 6 है, सॉरी माजरत भाई, हम गलत कह रहे थे, ये आ गया 6 मिलियन। तो मुझे एक बात बताते हो, तो मेरी अनगारंटीड पोर्शन कितना हो गया? 4। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये कुल मिला के 6 हो गया अनगारंटीड, तो आपने यहाँ पे अनगारंटीड क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि ये लीज पेमेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीज पेमेंट्स की। तो हमने 16 में अगर 6 प्लस कर दी है तो 22 हो गए। इन सबको सम करते हैं प्लीज। अब एक कैलकुलेटर चला ले मुंशी, जल्दी। हाँ जी, कैलकुलेटर चला ले। हाँ जी, जल्दी। कितना आ रहा है? 58 मिलियन। ये क्या हो गई हमारी? कॉन्ट्रेक्चुअल लीज पेमेंट्स। अच्छा, अब ये हमने सीखा हुआ है, ये हमने सीखा हुआ है ऑल टुगेदर। अच्छा, ये तो बात हो गई डन। तो वो जो अनगारंटीड है, वो जो अनगारंटीड है, पहले बताओ क्या तुमने रेंटल निकालते वक्त अनगारंटीड भी हटाई होगी? पूरी हटाते हैं ना। वो कितनी है? क्या ये आपकी रिकवरी नहीं है? मार्केट से होगी ना, तो इसको अलग से ऐड करोगे तो बन जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन, क्या बनती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अब ये बात याद रखिएगा, मैं यहां पे जरा इसको लिख रहा हूं एक चीज। जब आप रिकॉन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल लीज पेमेंट्स। कितनी? 58 मिलियन। इसमें ऐड करते हो क्या? यूजीआरवी लिख रहा हूं मैं। अनगारंटीड कितनी डालूं? ये कितनी हो गई? इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जरा एक अंग्रेजी रीड करवा रहा हूं, सब खत्म हो जाएगा। इधर आ गए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखो, इज अ सम ऑफ द लीज पेमेंट्स रिसीवेबल बाय लेसर अंडर अ, शुरू कहां से हो रहा है? और एनी अनगारंटीड अकॉर्डिंग टू द, तो टोटल क्या बन जाता है? बात समझे? टोटल क्या बन जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ये पूरी जर्नी थी जो कि यहां तक लाने के लिए थी। भाई आपका सवाल क्लियर हो गया? आपने कहा था सर डेफिनेशंस करा दीजिएगा, ये हो गई सारी चीज़ें। तो ये हिसाब किताब आ गया। अब ये देखो, नहीं पहले ये वाला हिस्सा देखो, ताकि फिर हम कंसोलिडेशन पे चलें। इसके बाद ये हिस्सा देख के बताओ मुझे, बस ये रीड करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज डिस्काउंटेड एट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। यही तो है। वो बोल रहा है नेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज का मतलब है उसमें से सूद को हटा दो। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो इनकम अभी तक कमाई, क्या लिखा हुआ है? इज द डिफरेंस बिटवीन, और हम पता है क्या करते थे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज निकाल के अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को तो किस पे पहुंचते थे? नेट इन्वेस्टमेंट इन, वो भी तो यही कह रहा है कि जो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है वो इन दोनों का डिफरेंस है। यही बात है। बात क्लियर है? थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट खत्म करा दिया, खत्म। एक क्लास और है लीज की, पास पेपर, फिर R2 की एक ही क्लास होगी। सही है? तो खैर अभी पहले बताओ ये बात समझ आती है?
पक्की बात है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैंने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तुमसे डिस्कस किया है, जो हमने जहाँ पे किया हुआ है। क्लैरिटी है इसमें? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लैरिटी है, ताकि हम फिर कंसोलिडेशन पे स्विच हो जाएं। अभी जल्दी बताओ। चलें, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। मैं बस 5 मिनट में शुरू कर रहा हूँ कंसोलिडेशन, सही है? 5 मिनट में।